आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत सामाजिक विज्ञान विषय का कक्षा 10 का सेट 4 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 47 से लेकर 52 नंबर तक का डिस्कशन करेंगे। मैं रूपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरणपुर में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। मेरे द्वारा इस डिस्कशन को प्रारंभ किया जाता है। तो हम लोग आए जो हमारा 47 नंबर सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है सेट 4 का, वो है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास में राष्ट्रवाद का इतिहास यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो जाने पहले ब्रिटेन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, वो राष्ट्रवाद का इतिहास से यूरोप की तुलना में इस प्रकार से भिन्न था। कैसे? तो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटानी राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं होता था, यानी ब्रिटेन राष्ट्र नहीं था। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के तहत चला, है ना। तो ब्रिटिश द्वीप पर, जो ब्रिटिश द्वीप आज का है, वहां पर साझी नस्ल के लोग रहते थे, जिसमें मुख्य थे अंग्रेज, स्कॉटिश यानी स्कॉट लोग, वेल्स के लोग, है ना, और आयरिश लोग रहते थे, जिसको हम लोग कहते हैं आयरलैंड आज। इसको अंग्रेज इंग्लैंड में रहते थे, कहें स्कॉटिश लोग यानी स्कॉटलैंड उसके लिए ही था। तो ये अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे और इन सभी जातीय समूहों का अपना अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा था। अलग अलग लोग थे, बटे हुए लोग थे, लेकिन धीरे धीरे कर कर अंग्रेज राष्ट्र का यानी जो इंग्लिश लोग थे उन लोगों का धन दौलत संपत्ति बढ़ा। जब जानते धन दौलत शक्ति सत्ता बढ़ जाए तो लोग एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। किसी का भी कहीं भी धन दौलत शक्ति रहे तो लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो जब उसमें वृद्धि हुआ तो वो वहां के अन्य द्वीप समूह के लोगों पर, राष्ट्रों पर, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में टकराव होने लगा। जो प्रभुत्व बढ़ाने वाले लोग थे और जो लोग तो एक लंबा टकराव हुआ इन सबों के बीच में। खास कर बहुत लंबे टकराव के बाद जो आंग्ल संसद था यानी जो अंग्रेजी संसद था, उन्होंने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन लिया। 1688 ईस्वी में जो क्रांति हुआ, इसको हम लोग इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। ठीक, तो इंग्लैंड में यानी शांतिपूर्ण ढंग से एक क्रांति हुई, कोई खून खराबा नहीं हुआ। ये गौरवपूर्ण क्रांति के जरिए इंग्लैंड में राजा से ताकत छीन लिया और राष्ट्रीय राज्य का इंग्लैंड में निर्माण किया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन दोनों के बीच में एक संधि हुआ, इसको कहते हैं हम लोग एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो संधि हुआ, उससे मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर यानी इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व व्यवहारिक रूप से स्थापित हो गया। यानी एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। बाद में 1801 ईस्वी में इंग्लैंड का आयरलैंड पर बलपूर्वक उन्होंने वहां कब्जा कर लिया और उसको यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। इस प्रकार से एक ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। और जान लीजिए, बार बार वो अलग होने के लिए अभी भी जनमत संग्रह कराया गया। अभी पिछले साल जनमत संग्रह कराया गया। बहुत कम अंतर से आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम में बना रहना स्वीकार किया, बहुत ही कम मतों का अंतर था। अगला क्वेश्चन पर आए हम लोग 48 नंबर पर, चावल की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा। जानते हैं हमारा भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, अधिकांश लोग चावल खाते हैं। चावल उत्पादन में हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। तो पहला स्थान किसका है ये भी जान लें। प्रथम स्थान पर चावल उत्पादन में है चीन का। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन में। उसके बाद हमारे यहाँ होता है चावल खरीफ का फसल है, माने खरीफ का फसल इसको हम लोग जून जुलाई में लगाते हैं, जनरली वर्षा शुरुआत में, और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। जो हमारे लिए अब हम देखें भौगोलिक परिस्थितियां क्या क्या अनुरूप है। तो जब हम लोग चावल लगाते हैं उस समय गर्मी का मौसम रहता है, बरसात यानी पानी भी ज्यादा होता है, ये हमारा एक अनुकूल दशा है। तो जलवायु जो है उष्ण हो
यानी गर्म हो, आर्द्र हो यानी उष्ण आर्द्र कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म मौसम वाला हो, जलवायु गर्मी का तापमान, इसका मतलब तापमान ज्यादा रहना चाहिए, वो सर्वोत्तम माना जाता है, चावल की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। सामान्य तौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान चावल को चाहिए। वर्षा भी अच्छा खासा मात्रा में हो, क्योंकि धान का जड़ हमेशा पानी में डूबा रहे, तो यानी वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है चावल का खेती। जहाँ कम वर्षा हो वहां सिंचाई का पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। मृदा नवीन और उपजाऊ जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी, यानी चावल उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी यानी जल के द्वारा लुढ़का कर जो लाया गया बारीक बारीक मिट्टी होता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जान लें हम लोगों का जो चावल उत्पादन है, चावल उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा हमारा यूपी में, बिहार में और अन्य जगहों पर भी होता है। तटीय भागों में भी, यानी जो भारत का तटवर्ती यानी पूर्वी तटवर्ती भाग है, खास कर कहें पूर्वी तटवर्ती भाग में चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टाई प्रदेश में, यानी डेल्टाई प्रदेश, चाहे वो पश्चिम बंगाल भी हो वो भी डेल्टाई प्रदेश है, और हमारा जो पूर्वी तटवर्ती भाग है ये भी डेल्टाई प्रदेश है। तो डेल्टाई प्रदेशों में चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे यूपी का मैदानी भाग में किया जाता है। आजकल तो पंजाब में भी जो गेहूं वाला क्षेत्र था वहां भी सिंचाई का सुविधा देकर चावल का खेती किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सत्ता की साझेदारी का 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, है ना, ये सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का साझेदारी अलग अलग तरह से किया जाता है। सत्ता का एक, मान ली हम लोग एक तरीका ये है, जैसा ये है इसको हम लोग कहेंगे, जैसे मान ली हम लोग इसको कहेंगे क्षैतिज वितरण। ये जो इस तरीके का होगा जो कि एक ही पंक्ति पर बैठे हुए हैं, इसको कहेंगे क्षैतिज वितरण। एक इस तरीके का होगा सत्ता की साझेदारी, इसको कहेंगे हम लोग लंबवत वितरण। सत्ता की साझेदारी का लंबवत वितरण। अब आइए हम लोग दो मुख्य पहले जान लें। तो सत्ता की साझेदारी यानी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। सामान्य तौर पर सरकार का 3 अंग होता है। एक है हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, ये क्षैतिज वितरण है हमारा सत्ता का। तो सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम लोग यहाँ बैठा देते हैं इसको, विधायिका, विधायिका, यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो ये हमारा जो सत्ता का क्षैतिज वितरण है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में, इसको कहेंगे हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक, अब हम लोग आते हैं लंबवत वितरण के तरफ में। तो सत्ता का जो एक दूसरा विभाजन का तरीका है वो है सत्ता का हमारा लंबवत वितरण। लंबवत मतलब ऊपर नीचे। तो इसमें सत्ता का लंबवत वितरण में 3 स्तरों पर फिर सरकारें विभाजित है। एक है हमारा केंद्र सरकार, यानी एक सरकार होता है हमारा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार देख रहे हैं हम लोग ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे रख दे हम लोग राज्य सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और नीचे रख दें हम लोग स्थानीय स्तर का सरकार। ठीक है, तो ये जो स्थानीय स्तर की सरकार। तो सत्ता का 2 प्रकार का वितरण हम लोग देखिए। एक होता है जिसमें सरकार का तीनों अंग एक समान पद पर रहकर काम करता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको कहते हैं हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण। दूसरे स्तर में हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल रूप में होता, उदग्र रूप में होता है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके नीचे निचले स्तर पर स्थानीय स्तर का सरकार। इसको कहते हैं हम लोग सत्ता का उदग्र वितरण या लंबवत वितरण, जो कहें लंबवत वितरण या उदग्र वितरण। अब हम लोग तीसरा स्तर पर आए सत्ता का बंटवारा में। तो तीसरा, विभिन्न समुदायों के बीच भी सत्ता का विभाजन होता है। समुदायों के बीच,
जैसे लोकतांत्रिक राज्यों में मान ली बहुत सारा बहुसंख्यक है, कुछ अल्पसंख्यक है, इनके बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे आप पढ़े हैं अपना किताब में कि बेल्जियम में जो हमारा सत्ता का बंटवारा था वो अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच किया गया। पढ़े हैं हम लोग, फ्रेंच भाषा भाषी फ्रेंच और डचों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया गया, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में, जो कि श्रीलंका में नहीं किया गया था, जिसके कारण वह गृह युद्ध हुआ था। अलग एक प्रकार का सरकार गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का वितरण किया जाता है, यानी किसी भी देश में राजनीतिक दल हित समूहों संघों संगठनों में ही अपने प्रभाव से सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर लेते हैं। ये एक अलग प्रकार का बंटवारा है सत्ता का। अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग, जो हम लोग क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर पे। तो 50 नंबर में हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में अंतर लिखें। मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में अंतर लिखें। तो मौसमी बेरोजगारी यानी किसी विशेष मौसम में जब उसको काम होता है, बाकी समय में नहीं होता है। हम लोग खाली कृषि में नहीं समझे, कृषि में तो विशेष मौसम में, मान ली धान लगाने का समय हो बहुत को काम मिला है, धान काटने का समय हो बहुत लोग काम करते हैं, बीच का समय, उसके बाद अभी खाली समय है, तो वो एक मौसम विशेष में काम मिलता है, उसको कहेंगे। जो काम नहीं मिला अभी उसको कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। मान लीजिए ऐसा है, कभी पटाखा दीपावली का समय है, कुछ दिन बाद आने वाला है, 2 महीना बाद, तो दीपावली के लिए पटाखा बनाने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दीपावली समाप्त, पटाखा बनाने वाले का काम खत्म, उस समय में वो बेरोजगार हो गया, है ना। तो वो भी एक मौसमी, कुछ मौसम में उसको काम मिला, कुछ मौसम में नहीं मिला। तो मौसमी बेरोजगारी में कुछ महीनों के लिए रोजगार उपलब्ध होता है, बाकी वो मौसम विशेष में बेरोजगार हो जाते हैं। सामान्य तौर पर कृषि पर आश्रित लोग ही मौसमी बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी में सम्मिलित होते हैं। तो दोनों में है कि कृषि पर आश्रित लोग ज्यादातर इस समस्या से जूझते हैं। जब कृषि कार्य बहुत ज्यादा रहता है तो लोगों को काम मिलता है, नहीं रहता है तो बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे बुनाई के समय में, कटाई के समय में, निराई के समय में उनको काम मिलता है और बाकी समय में वो खाली हो जाते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी या इसको कहते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी, कई बार पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास कर जहां पर मान लीजिए कि छिपी हुई बेरोजगारी, काम अभी करना था, 5 लोगों का आवश्यकता है, लेकिन वहां पे 8 लोग काम कर रहा है, तो कुछ लोग बैठता है उठता है काम नहीं करता, लेकिन लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं। यानी अगर वहां से 3 अतिरिक्त लोगों को वहां से निकाल भी दें तो हमारा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये 3 लोग बेरोजगार है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए ऐसी बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इस चीज को प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक। तो बोला जो चीज प्रच्छन्न बेरोजगारी, ज्यादातर ये हमारा कृषि क्षेत्र में पाया जाता है और अतिरिक्त श्रमिकों के काम न करने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की रोजगार नहीं होता तो लोग खेतों में काम करने चले गए, तो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आए 51 नंबर क्वेश्चन पर कि दोनों प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, या अथवा में कहा गया है भारतीय उद्योगों पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की चर्चा करें। ठीक है, तो भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा यानी प्रथम विश्व युद्ध में, दोनों क्वेश्चन को देखकर एक बात हमको तरह स्पष्ट हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव यानी भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। तो क्यों बढ़ा, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन भारत में बढ़ने का प्रमुख कारण था कि ब्रिटेन, हमारे यहाँ पर उस समय ब्रिटिश शासक था और ब्रिटेन युद्ध में काफी उलझ गया, इसलिए उसको बहुत सारा सामान का जरूरत पड़ा। उसका एक उपनिवेश था भारत, तो भारत जो उपनिवेश था वो वहां पर भारतीय उपनिवेश में सामानों को तैयार करता था। वो जो है भारत में अपना सामान वहां से भेज नहीं पाया, इसलिए हम लोगों को सामान बनाने का जरूरत पड़ा, तो औद्योगिक उत्पादन हमारा तेजी से बढ़ा। दूसरा, इंग्लैंड का कल कारखाना खाली युद्ध सामग्री बनाने में व्यस्त हो गया,
तो जो अन्य उद्योग थे भारत में उसको पनपने का मौका मिला। यहाँ पर कल कारखाना, मान लो युद्ध का सामान भी बनाने लगे, तो उसके फलस्वरूप भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। विदेशी माल यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो जब विदेशी माल यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो विदेशी माल के नहीं आने के कारण जो यहाँ के उत्पादक थे उनको भारत में एक विस्तृत बाजार मिला, जिसके कारण के उद्योग धंधों को बहुत सारा पनपने का मौका मिला। और जब ब्रिटेन युद्ध में पूरी तरह उलझ गया था, तो भारतीय नेताओं ने फायदा उठाया और भारतीय नेताओं ने स्वदेशी माल को, यहाँ पे स्वदेशी शब्द है, तो भारतीय नेताओं ने स्वदेशी माल को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को प्रेरित किया और स्वदेशी बहुत सारा चीज अपनाया गया, जिससे कि भारतीय उद्योग धंधा काफी प्रभावित हुआ। आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो आगे आते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर। ये मानचित्र वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में सबसे लास्ट पेज में रहता है। तो मानचित्र में प्रदर्शित हमारा खनिज उत्पादन केंद्र और बंदरगाह है, इसको हमको यहाँ पे दर्शा देना है, ठीक है। तो जो हमारा केंद्र दर्शाया गया है, यह हमारा पहला कौन नंबर में है, अभ्रक क्षेत्र। अभ्रक क्षेत्र हम लोग जानते हैं भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, कोडरमा में। हम लोग को अब कोडरमा कहाँ है, झारखंड में अपना हम लोग खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा झारखंड स्टेट है और कोडरमा एकदम बिहार बॉर्डर पे है, तो हम लोग जो इस मैप में दर्शाएंगे, तो ये ए नंबर में हमारा दर्शाया गया है यहाँ पर, ये है झारखंड का कोडरमा क्षेत्र, ठीक। तो कोडरमा क्षेत्र में यहाँ पर हमारा जो चीज है कि ये दर्शाया गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोडरमा है झारखंड का, ये हमारा क्या चीज है, अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है। दूसरा चीज है हमारा कि मान लीजिए जो हमको दर्शाने के लिए मिला है कि हमारा मुंबई को दर्शाना है, मुंबई। तो मुंबई हम लोग जानते हैं, मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है। कौन सा स्टेट में, महाराष्ट्र में, पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। तो हम लोग आ जाए यहाँ पर, इसमें मैप में हम लोग दर्शाएंगे पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है, बी नंबर में है ये हमारा, ये है मुंबई, ठीक। महाराष्ट्र में एकदम पश्चिमी समुद्र तट पर ये स्थित एक बंदरगाह है हमारा मुंबई। तीसरा नंबर में आए हम लोग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र, ठीक। तो ये जो हमारा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, तो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हम लोग जानते हैं लौह अयस्क का उत्पादन तो कई जगहों पर होता है, लेकिन खास कर हमारा उड़ीसा और झारखंड का जो बॉर्डर इलाका है, जैसे हमारा चाईबासा का इलाका, जो हमारा या उड़ीसा का मयूरभंज और ये सब राउरकेला के आसपास का इलाका, तो हमारा ये जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी है बैलाडीला का खान, जानते हैं हम लोग, कर्नाटक में कुद्रेमुख का खान। तो उड़ीसा प्लस झारखंड का जो बॉर्डर है वो हमारा एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जो यहाँ दर्शाया गया है। तो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हमारा सी नंबर, ये हमारा जो है ये हमारा मुख्य तौर पर यहाँ दर्शाया गया है, ये है हमारा लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र, ठीक। ये हमारा लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है, सी नंबर में हम लोग कर देंगे यहाँ पर लौह अयस्क, लौह अयस्क का ये क्षेत्र है। चौथा नंबर में जो हमको घ नंबर में है, वो हमको दर्शाना है हम लोगों को घ नंबर पे, वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। जानते हैं हम लोग विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो हम लोग आ जाए यहाँ डी नंबर में, इसको दर्शा रहे हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह एकदम समुद्र पूर्वी तट पर है, किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश में। ये हमारा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक, विशाखापट्टनम। अब हम लोग 5वां नंबर पे, और 5वां नंबर में हम लोग को जो दर्शाना है वो है मंगलुरु बंदरगाह। यहाँ छोटे मंगलुरु बंदरगाह, ये भी जानते हैं भारत का एक बड़ा बंदरगाह है मंगलुरु बंदरगाह।
ये हमारा कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक में पश्चिमी समुद्र तट में ये एक स्थित बंदरगाह है, मंगलुरु बंदरगाह। बंगलुरु नहीं, मंगलुरु, बंगलोर यहाँ पे है, ये लोकेशन पे, और मंगलुरु, तो मंगलुरु बंदरगाह ये हमारा यहाँ पे जो दर्शाया गया है, ये है मंगलुरु बंदरगाह ई नंबर पे, और ये जो ई नंबर में ये है हमारा मंगलुरु बंदरगाह, है ना। इस तरीके से ये हमारा सामाजिक विज्ञान विषय का सेट 4 का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 52 नंबर तक समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आना चाहिए। धन्यवाद।